नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में जाना है कि वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। आज की क्लास में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जी के अनुसार एजुकेशन क्या है और एजुकेशन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें एजुकेशन सिस्टम जो आपके बने हैं वो कितने प्रकार के एजुकेशन सिस्टम बने हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कब हुआ है, भारत में इसको कब लागू किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को, और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, एक टीचर को कौन कौन सी गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत अपने कार्य को सही तरीके से संपन्न कर पाए, सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाए। तो इसीलिए आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में क्या बताया है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका महात्मा, यानी के वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आ की मात्रा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जब आप बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं तो उस दौरान आपने गांधी जी के जो कथन है एजुकेशन के बारे में उनको डिटेल में पढ़ा होगा। तो उसके अंतर्गत उनके एक कथन को मैंने यहाँ पर बताया है ताकि आपको एजुकेशन के बारे में वास्तविक रूप से ज्ञान हो पाए और आप थोड़ा सा रिमाइंड कर पाए कि एजुकेशन वास्तव में क्या है। तो शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। देखिए स्टूडेंट, शिक्षा क्या है आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण का मतलब होता है कि सभी पक्षों का विकास करे। सिर्फ शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ किताब पढ़ना जान जाए या उसके अर्थों को समझना आ जाए या फिर उसके अर्थ को समझा पाए, इसको ही शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनका डेवलपमेंट होना जरूरी है। जब सभी पक्षों का डेवलपमेंट होगा यानी सर्वांगीण विकास होगा तभी उस बच्चे को शिक्षा वास्तव में प्राप्त हो पाएगा, ऐसा मानना है महात्मा गांधी जी का। तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे कथन पूछा जाता है कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। यह कथन किसका है? तो अगर ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी जी कहीं दिखे तो आप महात्मा गांधी जी के साथ जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास है इसका मतलब क्या है। तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सबसे पहले आता है आत्मा, यानी कि महात्मा गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बालक के आत्मा का विकास होना चाहिए और उसके बाद उस बालक के मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, यानी कि माइंड का विकास होना चाहिए, और इसके साथ साथ बालक के शरीर का भी विकास होना चाहिए। तो आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है कि आत्मा के माध्यम से बालक का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है संवेगात्मक विकास। तो यदि बालक के आत्मा का विकास करते हैं आप, तो इसका मतलब उस बालक का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसके संवेगात्मक विकास हो रहे हैं। उसके जो संवेग होते हैं वो संवेग, कौन से संवेग को कब नियंत्रित करना है ये बालक सीख पाएगा। जैसे क्रोध एक प्रकार का संवेग होता है, ठीक है, खुशी एक प्रकार के संवेग होते हैं। तो ये जो क्रोध है, क्रोध को यदि आप अपने वश में कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी आत्मा का विकास हो पाया है, यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट सही ढंग से हो पाया है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स, आत्मा के अंतर्गत आता है आपका मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल, जब आपकी आत्मा का विकास होगा तभी आप अपना नैतिक विकास कर सकते हैं। यानी कि कौन से कार्य नैतिक है और कौन से कार्य अनैतिक है ये आप तभी पहचान कर सकते हैं जब आपकी आत्मा का विकास होगा। तो एज अ टीचर आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। आपका रोल है बालक का डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट करने के अंतर्गत आपको बच्चे के मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि बच्चे को नैतिक और अनैतिक में किस तरीके से डिफरेंशिएट करना होता है, कौन से कार्य बालक नैतिक के रूप में माने और किसको अनैतिक समझे। क्योंकि जब आप विभेद ही नहीं कर पाएंगे तो आप उस कार्य को कर कैसे पाएंगे, आपको कैसे पता होगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी आत्मा का विकास होना चाहिए, यानी कि आपकी आत्मा का विकास होगा तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन, यानी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो, लेकिन यदि आपकी आत्मा का डेवलपमेंट होता है तो आप अपने क्रोध को वश कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो नकारात्मक चीज है वो है क्रोध। और जो इंसान अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मुख्यतः परेशानी ये होती है स्टूडेंट्स की जो एजुकेटेड होते हैं वो ज्यादातर, जो रियल में एजुकेटेड होते हैं, वो अपने
क्रोध को कंट्रोल कर पाते हैं, और क्रोध को वश में करना ही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर लेता है तो इसका मतलब उसने अपने क्रोध को कहीं ना कहीं वश में किया है। और यदि इंसान इसी तरीके से क्रोध को वश में करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा का विकास पहले हुआ होता है, और जब व्यक्ति का आत्मा का विकास होता है तो इसका मतलब उसका मोरल डेवलपमेंट भी होता है, यानी नैतिक विकास भी हो पाते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो देखिए, जब आपके अंदर नैतिक विकास होगा, यानी कि कौन से कार्य नैतिक है और कौन से अनैतिक है, इस चीज को आप समझ पाएंगे तो आप जो है नैतिक कार्यों की तरफ अपना जो है योगदान देने की कोशिश करेंगे और अनैतिक कार्यों से बचने की कोशिश करेंगे। तो ये तभी कर पाएंगे जब आपकी आत्मा का डेवलपमेंट होगा, और इसी पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कैरेक्टर का, यानी कि चारित्रिक विकास। यानी चरित्र आपका किस प्रकार का होगा, ये आपकी आत्मा के माध्यम से ही आप विकसित कर सकते हैं। जब आपकी आत्मा का विकास होगा तो आपका चरित्र का भी विकास होगा, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, कौन से गलत कार्य हैं उनको करने से बच पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स गांधी जी मानते हैं कि यदि आप बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उस बालक के आत्मा का विकास करना होगा। और स्टूडेंट, जब आप आत्मा का विकास करेंगे और आप उस बच्चे को एजुकेशन देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी सही ढंग से हो पाएगा। और जब उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा तो वो सोच विचार कर पाएगा, चिंतन मनन कर पाएगा, और जो भी प्रॉब्लम उस बच्चे के सामने, जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगे तो उन समस्या का समाधान वो कहीं ना कहीं अपनी सोच विचार चिंतन मनन के माध्यम से सही ढंग से कर पाएगा। और सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि उस बच्चे का शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का विकास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बालक का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो ना तो उसका मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा और ना ही उसकी आत्मा का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बच्चे का शरीर का डेवलपमेंट भी हो, यानी फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो बाकी अन्य चीज़ों के बारे में सोच विचार कर पाएगा। जब आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो आपके मन में ना तो आप किसी के प्रति आप संवेदना व्यक्त कर पाएंगे, ना आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो पाएंगे, और ना ही आपके नैतिकता आपको जो है सही कार्य की तरफ अग्रसर करेगी, और ना ही आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, और ना ही आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, शरीर का विकास है। सबसे ज़रूरी आपका स्वस्थ है। जब आप स्वस्थ होते हैं तभी आप सभी कार्य को सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी का मानना यह है शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। और सर्वांगीण विकास का तात्पर्य उनका यह है कि बालक की आत्मा का विकास हो, बालक के मस्तिष्क का विकास हो और बालक के शरीर का विकास हो। क्योंकि ये सभी विकास जो है वो कहीं ना कहीं उस बालक के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उस बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए गांधी जी शिक्षा के बारे में अपनी ये विचारधारा रखते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब आप एज अ टीचर आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों को कौन कौन से भोजन, किस प्रकार के आहार लेने चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका भी आपको मैसेज बच्चों को देना है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स, आप इसी के माध्यम से धीरे धीरे आप उन बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट करेंगे, और जैसे जैसे उनके माइंड का डेवलपमेंट करेंगे बच्चे धीरे धीरे समझदार होंगे, यानी धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो अपनी इस आत्मा को भी पहचान पाएंगे, अपने सोल को भी पहचान पाएंगे, और उसके माध्यम से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, उनका मोरल डेवलपमेंट हो पाएगा, उनके कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो पाएगा। और जब ये सभी डेवलपमेंट सही ढंग से प्रॉपर तरीके से बच्चों के हो पाएंगे तभी उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आशा करता हूँ कि आपको एजुकेशन के बारे में जो कथन है वो क्लियर हो पाए होंगे, वास्तव में एजुकेशन क्या है उस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, और महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है वो हम समझ पाए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एजुकेशंस के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशंस, एजुकेशंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वास्तव में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेंगे कि एजुकेशंस कितने प्रकार के होंगे। तो अगर आपके पास कभी ये प्रश्न बनते हैं तो आप बताएंगे कि एजुकेशन 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी अनौपचारिक
शिक्षा जिसको हम कहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन हम इसको कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा होता है स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होते हैं? और तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरऔपचारिक शिक्षा। तो देखिए, अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि एजुकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि एजुकेशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा होता है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा, और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरऔपचारिक शिक्षा। अब स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हम किसको कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा हम किसको कहते हैं, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरऔपचारिक शिक्षा हम किसको कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं? देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, तो औपचारिक शिक्षा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी कि स्टूडेंट जो बच्चे घर से या परिवार से या फिर समाज से जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन हम उसको कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हम उसको कहते हैं जो हम घर से, परिवार से या समाज से सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सीखना यानी कि जो अधिगम हम करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ विद्यालय से ही अधिगम कर सकते हैं, यानी कि हम सीख सकते हैं। सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। जो बच्चे जीवन में कभी विद्यालय नहीं जाते, क्या वो अपने जीवन में कुछ नया नहीं सीखते हैं? अवश्य सीखते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो भी हम गतिविधियां अपने घर से, अपने परिवार के सदस्यों से या अपने समाज के लोगों से सीखते हैं, उस शिक्षा को हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि इसको हम अनौपचारिक शिक्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं करते हैं। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से जो भी आप सीखते हैं अपने घर, परिवार और समाज से, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन सब किसको कहते हैं? तो फॉर्मल एजुकेशन हम स्टूडेंट्स कहते हैं जो आप स्कूल या कॉलेज के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि स्कूल कॉलेज के माध्यम से जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशंस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसके लिए हम विद्यालय जाते हैं, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और हम विद्यालय की जगह कहाँ पर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक औपचारिक रूप से यानी कि एक सिस्टम के अंतर्गत एक सही प्रॉपर वे में हम एजुकेशंस प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में जो 8 पीरियड होते हैं उसमें एक टाइम शेड्यूल होता है कि आपको किस समय से किस समय तक आपको विद्यालय में उपस्थित रहना है, और उसके दौरान आपके कौन कौन से पीरियड चलने वाले हैं, कौन कौन से विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक नियम के तहत आपको पढ़ाया जाता है। तो जो चीज़ें आपको नियम के तहत फॉर्मल वे में पढ़ाए जाते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन हम स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जो आप स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से जहाँ पर आप सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। ठीक। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम किसको कहते हैं? तो इसको हिंदी में हम कहते हैं स्टूडेंट्स निरऔपचारिक शिक्षा। यानी कि स्टूडेंट्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरऔपचारिक शिक्षा जो है हम प्राप्त करते हैं ओपन स्कूल से, जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ओपन स्कूल अब हम किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया NIOS, जिसे हम जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरा बनता है स्टूडेंट जैसे कि आपकी इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, I फॉर इंदिरा, G फॉर गांधी और N फॉर नेशनल, O फॉर ओपन और U फॉर यूनिवर्सिटी। तो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा को हम नॉन फॉर्मल बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो NIOS के थ्रू अपना एजुकेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो स्कूलिंग के जो एजुकेशन होते हैं उसके लिए आप NIOS का सहारा लेते हैं, और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी यानी कि जो हायर एजुकेशन होते हैं इसके लिए आप इग्नू का सहारा लेते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए आप 12th पास कर लेते हो और आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए आप इग्नू के हेल्प से आपको क्या करते हैं? ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक। एक होता है आपका स्कूलिंग का जो कोर्स होता है, जैसे 12th तक जो भी आप शिक्षा प्राप्त करते हो स्कूलिंग के माध्यम से होता है, तो इसके लिए आप NIOS का सहारा लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको स्कूल या कॉलेजेस में आपको जाना
जाना नहीं होता है, आप घर से ही एजुकेशन प्राप्त करते हैं। यानी कि जब आप मतलब आपको ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बताया जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि कब आपके एग्जाम्स हैं और कब आपको किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ने होते हैं। तो अब तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन का सिस्टम हो चुका है, तो इस कंडीशंस में आप जो है ओपन स्कूल से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको रेगुलर कॉलेज जाना नहीं होता है, आप एग्जाम टाइम में एग्जाम्स दे सकते हैं। उसका एक प्रॉपर वे होता है, जब आप वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो आपको उसके सिस्टम्स के बारे में पता चल पाता है। लेकिन वास्तविक रूप से मैं आपको बता दूं कि जब एक बालक का जन्म होता है तो वो बालक 3 तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। एक होता है कि बालक अपने घर परिवार समाज से सोसाइटी से ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करता है, सीखता है। उसके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो एल्डर्स होते हैं वो उसको सिखाते हैं कि किस कार्य को किस तरीके से करने होते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर नियम नहीं होता कि आपको सुबह 8 बजे ही सिखाया जाएगा या 9 बजे ही सिखाया जाएगा। एक सिस्टम के तहत आपको नहीं सिखाया जाता। तो जो चीज़ आप सिस्टम यानी नियम के तहत नहीं सीखते हैं, कहीं से भी कैसे भी खेलते हुए सीख लेते हैं या अपने समाज के बच्चों से सुनकर सीख लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। और जिसके लिए आप प्रॉपर विद्यालय जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं, जिसके लिए आपको एक नियम को फॉलो करना होता है, यानी कि नियम के माध्यम से जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरऔपचारिक शिक्षा। इसके लिए आपको विद्यालय जाना नहीं होता है, आपको एग्जाम टाइम में आपको जो है एग्जाम देना होता है। बाकी आप जो भी गतिविधियां हैं वो आपको कॉलेजेस या NIOS जैसे कॉलेज स्कूल्स या फिर आपके इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको जो है जानकारी दी जाती है कि आपको किस तरीके से कब क्या करना है। तो उस माध्यम से आप दूर से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर कॉलेजेस या फिर स्कूल जाना नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी दूरी की वजह से नहीं जा पाते हैं, काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं जा पाते, या वो कोई अन्य कार्य भी करते हैं साथ में और वो सीखना भी चाहते हैं, शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है वास्तव में, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा है यानी कि जो एजुकेशन है वो कितने प्रकार के हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एजुकेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक इनफॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल और एक फॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आपको क्लियर हो पाया होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपके लिए एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक शिक्षा है, और ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में घर हो, परिवार हो, समाज हो और विद्यालय हो। तो ऐसे प्रश्न यदि आपसे पूछे जाएंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को बता पाएंगे जब आप इस तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो पाए होंगे, और एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न बनेंगे तो वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिए हैं। और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन के कितने प्रकार हैं, तो वो हम जान चुके हैं कि 3 प्रकार है। कौन कौन से वो भी हमें क्लियर हो पाए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी है। तो आपको पता है कि हम एक इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं जिसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी किसी तरीके से भी सीख सकते हैं, और जो भी आप सीखते हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको हम इनफॉर्मल में काउंट करते हैं। और जिसके लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, एक नियम को फॉलो करते हुए जब आप कोई चीज़ सीखते हैं कहीं से, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो आप दूर से भी सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन सिस्टम है वो वास्तव में जो नॉन फॉर्मल और जो आपका इनफॉर्मल है ये तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं जिसके तहत हम एक नियम को फॉलो करते हुए बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत स्टूडेंट जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का, उसका हुआ नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामान्य शिक्षा प्रणाली। यानी कि जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है स्टूडेंट्स, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत कौन से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, तो इसके अंतर्गत सामान्य बच्चे ही शिक्षा लेते थे। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते थे वही शिक्षा लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा कि एजुकेशन सबसे पहले जो है वो
वैदिक काल से शुरू हुई है। तो वैदिक काल में जो है आप शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते थे जब आप एक सामान्य बच्चे हुआ करते थे, यानी कि जो भी समाज में सामान्य बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में नहीं आते थे, यानी कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, हर तरीके से स्वस्थ होते हैं, हर तरीके से सक्षम होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे कहलाते थे। तो उनको ही एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है पैर से दिव्यांग है या फिर हाथ से दिव्यांग है, या उसके शारीरिक कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कम विकसित हुआ है, तो ऐसे बच्चे सामान्य बच्चे नहीं कहलाते थे। तो ऐसे बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण करने के अवसर नहीं मिलते थे। तो ये कंडीशन था स्टूडेंट्स। ये जो है छोटी मानसिकता, छोटी सोच वाले व्यक्तियों की ये सोच थी कि जो व्यक्ति जो है विशिष्ट है, यानी कि जिसका शरीर कहीं ना कहीं से अविकसित है, तो वो विशिष्ट के अंतर्गत आएंगे और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा सिर्फ वही बच्चा ले सकता है जो सामान्य होगा तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मानसिकता थी वो कितनी कमजोर थी, कितने छोटे थे। क्योंकि एक तो कोई बच्चा जो पैर से या फिर हाथ से दिव्यांग है या शरीर के किसी भी अंग से दिव्यांग है, एक तो उसके साथ किस्मत ने खेल खेला हुआ है और उसके ऊपर से उसे जो है सोसाइटी के द्वारा जो भी डेवलपमेंट के माध्यम विकसित किए गए हैं उनके साथ भी वहाँ पर भेदभाव हुआ करते थे। तो इसीलिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सोच विचारधारा पहले भी थी और अब भी है। आप भी इस समय समझ सकते हैं कि आपके आसपास समाज में भी ऐसे नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं जो एजुकेशन तो प्राप्त करते हैं बट उनकी सोच बहुत छोटी होती है। जो निम्न सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते हैं और ऐसे लोग ही समाज को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझना होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट जो एजुकेशन सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ उसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चे ही शिक्षा ले पाते थे। इसके बाद स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में चेंज किए गए और कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे भी थे, यानी कुछ लोग जो एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे, जो सही व्यक्ति थे उस समय, उन्होंने इस पर विचार किया और उन्होंने देखा कि एक तो प्रकृति ने ऐसे बच्चों के साथ जो है खेल खेला है और ऊपर से यदि हम भी इस प्रकार की छोटी सोच रखेंगे तो उससे जो है मानवता का विकास नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जहाँ पर नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं, ज़्यादातर आपको सोसाइटी में नेगेटिव विचारधारा के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ आपको पॉजिटिव विचारधारा के भी लोग देखने को मिलेंगे जो उस चीज़ को बदलेंगे और ऐसे ही लोग जो है इतिहास को बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया गया और नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को बदलकर जो है दूसरे नंबर पर एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया जिसका नाम था स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। यानी कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। यानी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली क्या है? तो विशिष्ट शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि विशेष बच्चों ही शिक्षा, यानी विशेष बच्चे ही शिक्षा लेते थे। यानी कि इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब शिक्षा का प्रारंभ हुआ, यानी कि स्टूडेंट जब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ हुआ, तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के प्रारंभ होने में सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम बना फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत वो था नॉर्मल एजुकेशन, जो सिर्फ नॉर्मल बच्चे यानी सामान्य बच्चे ही शिक्षा ले पाते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स सामान्य जो एजुकेशन सिस्टम था यानी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, उसमें चेंजेस किए गए और उसके बाद एक और शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट किया गया जिसका नाम था स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। यानी स्पेशल एजुकेशन सिस्टम जो विशेष शिक्षा प्रणाली है, इसके अंतर्गत कौन से बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया? जो विशेष बच्चे हैं, यानी कि जो विशेष बच्चे हैं वही शिक्षा लेते थे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं यानी कि जो स्पेशल होते हैं, जैसे कोई पैर से दिव्यांग होता है या हाथ से दिव्यांग होता है, शरीर के किसी अन्य अंग से दिव्यांग होता है, जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो निम्न दृष्टि वाले होते हैं या फिर पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं यानी कि जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ये इस तरीके के बच्चे होते हैं जो स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था स्पेशल एजुकेशन सिस्टम यानी विशेष शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत सिर्फ यही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो आपने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ, पहले नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बना जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चे ही शिक्षा लेते थे, उसके बाद इसमें भी चेंज किया गया और इसमें जो है एक और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया जिसका नाम था स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हुई
हुई, जैसे कि मान लीजिए कि आपके समाज में ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा जो है विशिष्ट बालक होंगे, यानी विशिष्ट बालकों की संख्या जो है वो 5 से 10% ही हो पाते हैं मैक्सिमम, वैसे तो 3 से 4% ही होते हैं विशिष्ट बालक। अब मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी यानी समाज में 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों में ऐसा होगा कि 18 या 19 बच्चे तो नॉर्मल होंगे, उसमें एक आध बच्चा ऐसा होता है जो विशिष्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी समाज में या किसी सोसाइटी में 20 बच्चे हैं, अब उन 20 बच्चों में जो 19 बच्चे हैं वो तो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बच्चा उनमें ऐसा है जो स्पेशल है, जो वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तो उस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में भेजा जाता है। यानी पहले तो उस बच्चे को भेजा ही नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सिस्टम बना स्पेशल एजुकेशन सिस्टम का, उसके अंतर्गत उस बच्चे को भी एजुकेशन प्राप्त करने का मौका था, लेकिन उसको अलग सिस्टम में जाना होता था। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि 20 बच्चों में 19 बच्चे एक विद्यालय में जाते हैं और एक बच्चा दूसरे विद्यालय में जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास होता है। जो एजुकेशन सिस्टम में जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उस समय, तो उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने देखा कि इस तरीके के यदि हम सिस्टम को बनाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो हीन भावना का शिकार होंगे, यानी कि उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। एक तो वो किस्मत से जो है वो पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं वो किस्मत के मारे हैं, किस्मत से दुखी हैं, और ऊपर से यदि उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा या बीत सकता था। तो इसके लिए जो है कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पर विचार किया और उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, और कंबाइन करके एक नया एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। यानी कि तीसरा जो एजुकेशन सिस्टम आपका बना वो बना इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। यानी कि स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत क्या होता है, एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप जो है नॉर्मल बच्चे को भी एंटर करेंगे और प्लस इसमें स्पेशल बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को यानी कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम दोनों को कंबाइन करके एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, यानी एकीकृत शिक्षा प्रणाली। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ विचार तो ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हीन भावनाओं का शिकार होते थे बच्चे। इसके पीछे क्या रीजन था उसको समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में कुछ हद तक तो सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज किया गया, जहाँ पर नॉर्मल और स्पेशल बच्चे को एक साथ मिक्सअप किया गया, लेकिन अभी भी देखिए इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे थे जहाँ पर भेदभाव होते थे, जिसमें बच्चे हीन भावना के शिकार होते थे। जैसे कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या था कि स्कूल सेम थे, यानी कि एक ही स्कूल में दोनों ही प्रकार के बच्चे आते थे, यानी कि नॉर्मल बच्चे भी उसी विद्यालय में जाते थे और स्पेशल बच्चे भी उसी विद्यालय में जाते थे। तो यहाँ पर स्कूल तो सेम था, गेट भी सेम था, यानी कि स्कूल का जिस विद्यालय में नॉर्मल बच्चे जाते थे उसी में ही स्पेशल बच्चे भी जाते थे, यानी गेट भी सेम हुआ करते थे। लेकिन फैसिलिटीज आर नॉट सेम, यानी फैसिलिटीज का मतलब जो भी सुविधाएं बच्चों को प्रदान किए जाते हैं वो सेम नहीं थे कहीं ना कहीं। तो वो सेम नहीं होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप बच्चे को मान लीजिए कि वही 18 या 19 बच्चे जो है वो जिस विद्यालय में जाते थे, जो एक बच्चा था विशिष्ट वो भी उसी विद्यालय में जाता था, लेकिन उनके जो फैसिलिटीज थे यानी कि जो सुविधा थे नॉर्मल बच्चों के अलग थे और स्पेशल बच्चे का अलग था। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास हुआ। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें क्लासरूम आर नॉट सेम, यानी क्लासरूम देखिए यहाँ पर क्लासरूम भी सेम नहीं थे, यानी यहाँ पर आपके जो है क्लासरूम भी सेम नहीं हुआ करते थे। क्लासरूम का मतलब स्कूल सेम था, गेट सेम थे, लेकिन फैसिलिटीज अलग और क्लासरूम भी अलग, यानी कि उस स्कूल में जो क्लासरूम थे स्पेशल बच्चे के लिए अलग क्लासरूम और नॉर्मल बच्चे के लिए अलग क्लासरूम। तो कहीं ना कहीं अब भी बच्चा घर से जब विद्यालय की तरफ आता था तो वो आते तो एक साथ थे, लेकिन जब वो क्लासरूम अलग अलग डाइवर्ट हो जाते थे तो उसमें भी बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास होने लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है बाकी बच्चों से अलग है। तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक हीन भावना का डेवलपमेंट हुआ। तो इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव किए गए, यानी कि आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, जिसको बदलकर जो है उसकी जगह एक दूसरा सिस्टम बनाया गया जिसमें विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि इन दोनों को कंबाइन किया गया, कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, तो इसको दूर करने के लिए जो है इसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया गया। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जो बना इसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ किसी पॉइंट पर। तो इसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस किए गए और इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के बाद चौथा एजुकेशन सिस्टम आपका बना जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय जो हम
टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो पहले एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ वो किस तरीके से चेंज हुए समय के साथ साथ, और आज की डेट में जो हम सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशन लेते हैं उस सिस्टम का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली। तो स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो भी मैंने अभी तक बातें आपको बताई कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब ये है कि हर प्रकार के बच्चे, ठीक, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, उन सभी बच्चों को एक साथ समावेश करना, एक साथ एकत्रित करना ही समावेशी शिक्षा प्रणाली कहलाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होंगे, ना स्कूल के गेट से लेकर क्लासरूम से लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। जो बच्चे नॉर्मल हैं वो भी जिस विद्यालय में जाएंगे, जिस क्लासरूम में बैठेंगे, जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी उसी विद्यालय में जाएंगे और उसी क्लासरूम में बैठेंगे और उसी टीचर से शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो है मेरे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहे हैं। यदि आप भेदभाव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाएंगे उसके राइट ऑप्शन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको ये टॉपिक दिया गया है ताकि आप समावेशी शिक्षा से परिचित हो जाए, समावेशी शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ पाए। ठीक, तो अर्थ आप तभी समझ पाएंगे जब आप चीजों को फील करेंगे, और फील करेंगे तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, अब आपको मैं यहां पर बता दूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आरटीई एक्ट 2009 से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई भारत में आरटीई एक्ट 2009 से। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को जो है भारत में लागू किया गया। और आपको पता है कि आरटीई एक्ट लागू कब हुआ था, आपको पता होगा कि आरटीई एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। यानी कि आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसको जो है बनाया तो 2009 में गया था, इसकी शुरुआत 2009 में हुई, बट इसको भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि आरटीई एक्ट को कब लागू किया गया, और ये आपके सुपरटेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि आरटीई एक्ट को लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं सीधी सीधी बात करूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, और किसके माध्यम से हुई थी, तो ये हुई थी आपके आरटीई एक्ट 2009 के माध्यम से। आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सभी क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपको और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत आपको कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत कि आप बच्चे का नाम नहीं काट सकते। यानी कि मान लीजिए कि आपके विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है वो कई दिन तक स्कूल नहीं आता है, तो ऐसा होता है कि टीचर जो है ये ऑर्डर दे देते हैं कि हम नाम काट देंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम आपको ये कहता है कि आप बच्चे का नाम नहीं काट सकते। हो सकता है कि आप बच्चे को विद्यालय आने के लिए मजबूर करें, इसीलिए आप उन्हें झूठ बोले कि आपका नाम काट दिया जाएगा यदि आप 3 दिन स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो आपको अपने रीजन के लिए एप्लीकेशंस देना होगा। तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन आप जो है बच्चे का नाम बिल्कुल भी नहीं काट सकते। अगर आप बताते भी हैं लेकिन आप काट नहीं सकते, आप बता सकते हैं। हो सकता है कि आप बच्चे को इस विद्यालय आने के लिए मजबूर करने के लिए आप उसे जो है बता रहे हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, बट ऐसा आप नहीं कर सकते, जो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको कहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की एडमिशन देना होगा प्रत्येक बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है स्टूडेंट्स की बच्चे को एडमिशन देना होगा प्रत्येक बच्चे को। देखिए, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी उपजाति से, किसी भी कंडीशन से जो भी बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के आधार पर आए, कैसे भी आए, आपको उस बच्चे को एडमिशन देना होगा। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते कि आप अलग जाति से हैं तो आप जो है स्कूल में नहीं आ सकते, आप जो है गेट के बाहर रह के पढ़ाई कर सकते। इस प्रकार की सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम आपको बताता है कि एडमिशन देना होगा आपको प्रत्येक बच्चे को। आप किसी भी बच्चे को जो है एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते, एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकते। अगर आप
करते हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स कि एज के अनुसार एडमिशन देना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज के अनुसार आपको एडमिशन बच्चे को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई बच्चा आता है जो जीवन में कभी विद्यालय नहीं गया और वो लगभग 9 वर्ष का है, और 9 वर्ष का बालक आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है और आपसे कहता है कि सर या मैम मुझे जो है पढ़ाई करनी है। ठीक, तो आपके पास वो बच्चा पढ़ने के लिए आता है आपके विद्यालय में और आप उनसे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो बच्चा बताता है कि मैम या सर मेरी जो उम्र है वो 9 वर्ष है। तो अगर 9 वर्ष का बालक है और उस बच्चे को आप एडमिशन देते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि बच्चा जो है कभी विद्यालय नहीं आया है तो इसका मतलब इसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाए। यानी कि फर्स्ट क्लास में आप उस बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे 5 वर्ष के होते हैं वो लगभग फर्स्ट क्लास में उनका एडमिशन होता है। 5 वर्ष का जो बालक होता है वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे की उम्र जो है वो 9 वर्ष है, तो 9 वर्ष का बालक लगभग 4th क्लास में होना चाहिए। तो इस बच्चे को 4th क्लास में आपको एडमिशन देना होगा। यानी कि 4th क्लास में अगर आप नहीं भी देते, अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, इस बच्चे को, ये बच्चा 4th क्लास में जो है 4th क्लास के लायक नहीं है, 4th क्लास को जो है नहीं कर पाएगा, उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 4th क्लास में से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसकी जगह आप हो सकता है कि एक क्लास उसे नीचे कर दे, उसकी क्षमता के अनुरूप आप उसे 3rd क्लास दे सकते हैं कि उसे 4th क्लास वो नहीं झेल पाएगा, इसका मतलब उसे 3rd क्लास दिया जाए, लेकिन उसे आप 1st क्लास कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि 1st क्लास यदि आप दे देंगे तो यहाँ पर देखिए 1st क्लास में जो बालक होंगे वो लगभग 5 या 6 वर्ष के बालक 1st क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो जो बच्चा 5 वर्ष या 6 वर्ष का है वो 1st क्लास में है, और यहाँ पर आप 9 वर्ष के बच्चे को यदि 1st क्लास में एडमिशन देंगे तो कहीं ना कहीं उस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों से ये बच्चा बड़ा होगा, और जब वो बड़ा होगा तो हो सकता है कि बाकी जो बच्चे 30 बच्चे 35 बच्चे आपकी कक्षा में हैं वो बच्चे उस बच्चे को जो है चिढ़ाना स्टार्ट कर दे, या फिर उसे जो है अलग तरीके से, क्योंकि वो देखेगा कि उसकी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं 20 25 30 बच्चे जो भी हैं वो सब के सब जो है एक ही साइज के हैं, लगभग 5 या 6 वर्ष के हैं, और इनमें मैं ही सबसे बड़ा हूं और मैं इन लोगों के साथ 1st क्लास में पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में आपको सुझाव दिया गया है कि बच्चे को उसके एज के अनुसार एडमिशन देना होगा। यदि बच्चे का 9 वर्ष है तो 9 वर्ष के बालक को लगभग 4th क्लास में होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि इस बालक में 4th क्लास के अनुरूप क्षमता नहीं है, तो आप उसे 4th की जगह 3rd कर सकते हैं, वो 5% के लिए कर सकते हैं, लेकिन 95% चांसेस आपके होने चाहिए कि आप कोशिश करें कि उस बच्चे को 4th क्लास में ही एडमिशन दें, बट उसे 1st क्लास में कभी भी नहीं दे सकते। ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है। आशा करता हूं कि ये सभी बातें मेरी आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बचता है स्टूडेंट्स की 4th कि जब जाएगा स्कूल में तभी एडमिशन देना होगा। यानी कि बच्चा आपके स्कूल में जब जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बच्चा है जो आपके स्कूल में अक्टूबर में जाता है और आपसे कहता है कि सर या मैम मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप कह रहे हैं कि भाई जो सेशन स्टार्ट होता है वो लगभग मार्च अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, और बालक अक्टूबर में आपके विद्यालय में आता है और कहता है कि सर या मैम मुझे जो है पढ़ाई करनी है, मुझे एजुकेशन प्राप्त करने हैं, तो आप उस बच्चे को वहाँ पर मना नहीं कर सकते कि बेटा आप जो है नेक्स्ट मार्च या अप्रैल के मंथ में आइएगा, जब न्यू सेशन स्टार्ट होंगे तभी से आपकी पढ़ाई होगी। ये आप नहीं कह सकते। अगर आप ऐसे कहेंगे तो आप सपोज कीजिए कि बच्चा अक्टूबर में तैयार हो गया अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन आपने उस बच्चे को मार्च या अप्रैल के लिए बुलाया, तो यहाँ पर बच्चा लगभग 5 या 6 महीना पीछे हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बच्चा जिस भी समय उसे लगेगा कि नहीं मुझे एजुकेशन प्राप्त करना है और वो आपके विद्यालय में जाता है, तो आपको उस बच्चे को एडमिशन देना होगा। ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपको सुझाव देती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे, पहली बात तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा स्वयं से अक्टूबर में जाके आपसे कहे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम आपको कहता है कि आप जो है इस तरीके की सोच अपने अंदर रखेंगे कि कोई भी बच्चा कभी भी आपके पास यदि आए और वो पढ़ने के इच्छुक है तो आप उस बच्चे को कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि यह है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो है बताती है। इसका मूल उद्देश्य है कि आपको जो है बालक का डेवलपमेंट करना। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पाए होंगे और एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से बदलाव हुए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की
शुरुआत कब हुई है, कैसे हुई है, वो सभी आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके इस इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आपकी फैसिलिटीज, यानी कि जो आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो फैसिलिटीज आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, तो फैसिलिटीज में क्या होने चाहिए, आपके विद्यालय में कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में जो दरवाजे हैं वो चौड़े होने चाहिए, यानी चौड़े का मतलब ये स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपके विद्यालय में जो विशिष्ट बालक है वो व्हील चेयर पर आते हों और व्हील चेयर जो है चौड़े दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो है आपके विद्यालय के जो दरवाजे हैं वो चौड़े होने चाहिए, ताकि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो भी इजीली आना जाना कर पाए। तो इसीलिए आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं अपने विद्यालय में, उसके अंतर्गत आपको चौड़े दरवाजे डेवलप करने होंगे। दूसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स की खिड़की भी होने चाहिए, यानी कि खिड़की की भी सुविधा आपके विद्यालय में होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पर आपके स्कूल में आता है, वो विशिष्ट बालक है और वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाई कर रहा है, तो हो सकता है कि वो बालक आपके विद्यालय में आता है और विद्यालय में मान लीजिए कि खिड़की की सुविधा ना हो, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे बार बार बाहर जाना या आना करना पड़ सकता है किसी कंडीशंस में। तो यदि उसे ऐसा करना पड़ेगा तो बाकी बच्चे भी उसमें डिस्टर्ब होंगे। तो इसके लिए जो है खिड़की की भी सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो विशिष्ट बालक है वो खिड़की के जस्ट साइड में बैठ पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर पाए। यदि उसे आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम हो या और भी कोई भी प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती है, तो उसके लिए वो जो है खिड़की का सहारा ले पाए। तो इसके लिए आपको इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें फैसिलिटीज में है स्टूडेंट्स स्पेशल टॉयलेट। देखिए जो बच्चे विशिष्ट होते हैं उनके लिए स्पेशल टॉयलेट की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो जो है नॉर्मल टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, बट जो विशिष्ट बालक होंगे यानी स्पेशल बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशल टॉयलेट की सुविधा आपके विद्यालय में होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स लिफ्ट की सुविधा। देखिए लिफ्ट की भी सुविधा आपके विद्यालय में होनी चाहिए। यदि आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपके विद्यालय में जो है सीढ़ी है, तो इसका मतलब आपके विद्यालय में लिफ्ट की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे विशिष्ट बालक होंगे, स्पेशल बच्चे होंगे, उनके लिए लिफ्ट की सुविधा होना जरूरी है, क्योंकि वो सीढ़ी से आना जाना नहीं कर सकते और अगर करेंगे भी तो वो जो है स्वयं से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ऐसे बच्चों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी आपके विद्यालय में होना आवश्यक है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ आपको जो है अपने विद्यालय में प्रोवाइड करने होंगे यदि आप एजुकेशंस दे रहे हैं और आप इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशंस दे रहे हैं, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा एज अ टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स टीचिंग एड्स, यानी कि टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब एज अ टीचर आप जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशंस दे रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको जो है कुछ टीचिंग एड्स का भी उपयोग करना होता है। टीचिंग एड्स यानी कि कुछ शिक्षण सहायक सामग्री का आपको उपयोग करना होता है। तो उन शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आपके विद्यालय में व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि व्हील चेयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है पैर से दिव्यांग है और वो सही तरीके से चलकर नहीं आ पाता आपके विद्यालय में और वो व्हील चेयर पर ही अपना आना जाना करता है, तो ऐसे बच्चों के लिए व्हील चेयर की सुविधा आपके विद्यालय में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स लेंस या फिर स्पेक्टिकल्स की सुविधा। देखिए लेंस या फिर स्पेक्टिकल की सुविधा हम किन के लिए करते हैं, तो ये भी आपके विशिष्ट बालकों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत दो प्रकार के बालक ऐसे भी होते हैं जो अपनी इंद्रियों से रिलेटेड, यानी कि आंखों से, या तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम दृष्टि वाले होते हैं, निम्न दृष्टि वाले होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो बालक पूर्ण रूप से अंधे होते हैं। तो जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं या फिर जो बालक जो है कम दृष्टि क्षमता होती है जिनकी, तो इनके लिए लेंस की सुविधा होनी चाहिए या फिर स्पेक्टिकल्स की सुविधा होनी चाहिए। यानी लेंस या स्पेक्टिकल्स की सुविधा यदि होंगे तभी ऐसे बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये विशिष्ट बालक है तो इन बच्चों की जो है दृष्टि क्षमता कमजोर हो सकती है या फिर पूर्ण रूप से अंधे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लेंस या स्पेक्टिकल्स की सुविधा आपको प्रोवाइड करनी होगी। तीसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स की हियरिंग मशीन्स की सुविधा हो। देखिए हियरिंग मशीन की सुविधा का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके विद्यालय में कुछ बालक ऐसे विशिष्ट भी होंगे जो श्रवण बाधित होंगे, यानी कि जिनको कम सुनाई देता हो या फिर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता हो। तो
यदि ऐसे बच्चे होंगे जिनको कम सुनाई देता हो तो उनके लिए आप हियरिंग मशीन की व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि हियरिंग मशीन के माध्यम से बच्चों को सही ढंग से सुनाई दे सकता है और वो बच्चे अपने जीवन में डेवलप हो सकते हैं। तो यदि आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत ये सभी गतिविधियों को जानना होगा, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उन बच्चों का डेवलपमेंट कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स बेंच, यानी कि देखिए आपके विद्यालय में जो बेंच है, यानी कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए बेंच किस प्रकार के होने चाहिए, तो उन बच्चों के लिए जो बेंच है वो एडजस्टेबल होने चाहिए। देखिए जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो आप किसी भी तरीके से बिठा सकते हैं, किसी भी प्रकार के बेंच में बिठा सकते हैं, बट जो स्पेशल बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए आपको एडजस्टेबल बेंचेस की आवश्यकता होगी, यानी कि आपके विद्यालय में जो बेंच होंगे वो एडजस्टेबल होने चाहिए। यानी एडजस्टेबल का मतलब उनकी सुविधा के अनुरूप वो आगे पीछे कर पाए, सही तरीके से लेफ्ट राइट कर पाए। तो इस तरीके के एडजस्टेबल बेंच यदि होंगे तो उन्हें बैठने में या किसी भी तरीके के जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो सकते हैं वो नहीं हो पाएंगे और वो सही ढंग से अपने एजुकेशन पर फोकस कर पाएंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसमें यह है कि बेंच में जो है लैंप लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्हें कम दिखाई देता है, तो कम दिखाई देने वाले बच्चे जो है उनके जो एडजस्टेबल लैंप होंगे, उनके जो बेंच होंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है जिनको कम दिखाई देता है, तो जो कम दिखाई देने वाले बच्चे उनके बेंच जो एडजस्टेबल होंगे उस बेंच में लैंप भी लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि लैंप लगे हुए होंगे तो हो सकता है कि उनकी रोशनी प्रॉपर मिल पाएगी और वो कम दृष्टि दोष वाले जो बालक होते हैं वो सही तरीके से देख पाएंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स एक और पॉइंट जोड़ना होगा, इस बेंच में जो एडजस्टेबल बेंच के साथ साथ लैंप लगा हुआ होना चाहिए और ऐसे बच्चे को हमेशा फर्स्ट रो में आपको बिठाना होगा। यानी कि ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो बेंचेस होंगे वो एडजस्टेबल होने चाहिए, दूसरी बात उसमें लैंप लगे हुए होने चाहिए, और तीसरी बात यह है कि ऐसे बच्चे को आपको फर्स्ट रो में बिठाना होगा। देखिए जो कम दृष्टि वाले बच्चे होंगे यदि आप उनको पीछे बिठाएंगे तो वो जो है चीज़ों को सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका रोल है कि आप उस बच्चे की पहचान करेंगे कि किसकी दृष्टि क्षमता कम है या निम्न दृष्टि वाले जो बालक है उस बच्चे को आप पहचान करेंगे, उसके लिए आप एडजस्टेबल बेंच अवेलेबल कराएंगे और उस बच्चे के लिए उस बेंच में लैंप भी लगे हुए होने चाहिए और ऐसे बच्चों को आप हमेशा फर्स्ट रो में बिठाएंगे ताकि उसे जो भी प्रॉब्लम है वो उसे कम से कम फेस करना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि वो जो बालक है वो शिक्षा आपके पास इसीलिए ग्रहण करने के लिए आया है क्योंकि वो अपना डेवलपमेंट चाहता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले हमने जाना कि गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, ठीक। उसके बाद हमने जाना टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि कितने प्रकार के एजुकेशन होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो कौन से एजुकेशन है और उसके अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, सबसे पहले कौन सा एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद दूसरा एजुकेशन सिस्टम कौन सा बना, उसके बाद उसमें चेंजेस करके कौन से एजुकेशन सिस्टम डेवलप किए गए और अंत में इस समय कौन सा एजुकेशन सिस्टम है। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में जाना और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में इसे कब लागू किया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो एक टीचर को पता होनी चाहिए, उन सभी बातों को मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सभी आप क्लियर कर पाए होंगे, सभी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। और सुपर टेट 2022 से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी के कंटेंट है, 3 पोर्शन आपके हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। ये तीनों टॉपिक में जो सिलेबस में आपको दिया गया है वो उसके एक एक कंटेंट को मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर और उस पर बेस प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, प्लस उस पर टेस्ट सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें से आपके 30 में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।